नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कमतर आंका गया था। पाकिस्तान प्रत्यक्ष तौर पर भारत के साथ सीमा पर गोलीबारी और भारत के भीतर आतंकी हमला कर अपनी दुश्मनी निकालता रहता है। लेकिन अमेरिका की DIA की खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तान की इन हरकतों को भारत की सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील तो माना गया है, लेकिन चीन जो प्रत्यक्ष तौर पर भारत के साथ पाकिस्तान जितना एग्रेसिव नहीं दिखता, लेकिन उसे दुश्मन नंबर 1 बताया गया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस यदि ऐसा मानती है तो इसकी वजह भी होगी। भारत के साथ चीन का जो सीमा विवाद है और चीन की विस्तारवादी जो नीति है, इसकी प्रमुख वजह यह है कि भारत के साथ इसकी बनती नहीं है और उसकी विस्तारवादी नीति की वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा चीन भारत के लिए खतरनाक है। ऐसा रिपोर्ट जो है, जो अमेरिका ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश भारत के लिए खतरनाक साबित हो रही है और इस योजना के तहत चीन ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है, जो भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती दे रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके से होकर चीन और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक और सैन्य संबंध मजबूत हो रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का विषय है या चिंता बढ़ाने वाला है। इन सबसे अलग भारत का ऑल वेदर फ्रेंड जो रूस है, वो रूस के साथ चीन की बढ़ती यारी भी भारत के लिए ठीक नहीं है और भारत के लिए यह भी जो है चिंता का सबब बना हुआ है। चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने के लिए रूस के साथ भी अपने संबंध गहरे कर रहा है। यह भी रणनीतिक दृष्टि से भारत की चिंता बढ़ा रहा है। पाकिस्तान आज भारत के साथ जो भी कर रहा है वह चीन के इशारे पर ही कर रहा है, ऐसे रिपोर्ट बता रही है। और भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को कमजोर करने, उसकी गति को कमजोर करने के लिए चीन जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। यह भी चीन भारत के खिलाफ, चीन की जो है वो रणनीति है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जो है उलझा के रखो या भारत को पाकिस्तान में उलझा के रखो, ताकि उसकी आर्थिक शक्ति जो है या आर्थिक गति जो है वो थोड़ी धीमी पड़े। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में चीन को भारत का दुश्मन नंबर 1 होने की सच्चाई का आधार क्या है। क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला चीन का एक हथियार मात्र है? क्या चीन की भारत से दुश्मनी भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के कारण है और क्या यह लड़ाई विश्व बाजार पर नियंत्रण को लेकर है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है और ये हमारी चिंता का सबब जो है नया बनता जा रहा है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान अभी फिलहाल जुड़े हैं, बाकी मेहमान धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और हमारे साथ जो 2 मेहमान जुड़े हैं, सिद्धार्थ दवे जी हैं, विदेश मामलों
कि भारत को कहीं ना कहीं पे बिजी रखो, तो इसलिए उसने एक ऐसा खिलौना कह सकते हैं कि एक पॉकेट बना दिया, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भारत के लिए कभी भी एक थ्रेट रहा ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की टोटल जियोपॉलिटिकल कंडीशन, हर तरह से देखो तो कई बार तुलना होती है हमास और इजराइल, भारत और पाकिस्तान की। सोचिए, एक हमास के साथ अगर जब पाकिस्तान की तुलना हो रही है कि किस तरह से हमास एक मच्छर के समान आता है, वो एक बड़े से विशाल का एक व्यक्तित्व को जरा सा तंग करके चला जाता है, इसी तरह से भारत एक हाथी है, एक विशाल देश है, उसकी अपनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और ये पाकिस्तान जैसा मच्छर जो है वो आके कहीं पे कान में कभी कभी भिनभिनाता है, आवाज करता है, कभी कभी काट लेता है। और तो ये एक इस तरह के पैरेलल्स हम मीडिया में भी देखते हैं। तो पिछले 15 सालों में, 10-15 सालों में, और स्पेशली 2014 के बाद का जो हुआ है, उसमें एक बहुत मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि इतिहास जो है वो जब पीछे मुड़ के लिखा जाएगा तो भारत आफ्टर 2014, और दूसरा चैप्टर होगा भारत आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। दिस विल बी बिल्कुल द टू मेजर चैप्टर्स ऑन, बिल्कुल। जब भारत की एक स्ट्रेटेजिक लेख लिखा जाएगा। तो अब जो हमारा जो देखा गया, विश्व ने भी देखा, चाइना ने भी देखा, उस पे 2-3 पहलू में आगे आप इस पे विस्तार से बात करूंगा। किंतु अब जो है वो भारत रिएक्शनरी नहीं है, प्रोएक्टिव है। अब जो भारत है वो एक आर्थिक महाशक्ति की तरह भी उभर रहा है। भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी एक आर्थिक शक्ति बन चुका है। तो कुल मिला के अब चाइना के लिए शायद से आने वाले वर्षों में जो हम पाकिस्तान के लिए बोलते थे, चाइना बहुत डरा हुआ है, चाइना इस बात से बहुत घबराया हुआ है। और वास्तविक रूप से भारत के लिए कोई अगर चुनौती है तो ये एक्सपेंशनिस्ट जो माइंडसेट है चाइना का, वो भी हम इससे भली भांति बिल्कुल परिचित हैं और तक हैं। बिल्कुल सही कहा। वीएन झा जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ दवे जी ने अभी कहा कि जो पाकिस्तान है एक मच्छर की तरह जो आपके कान में आके भिनभिना के चला जाता है, लेकिन भिनभिनाने से कंसंट्रेशन तो मतलब वो डाइवर्ट होता ही है। तो भारत जिस गति से आर्थिक विकास के में जुटा हुआ है, विकसित देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है, उसमें अगर कोई आकर के आपको परेशान करता है तो आपकी दिशा जो है वो गड़बड़ होती है, आपकी स्पीड जो है उस पर थोड़ा असर पड़ता है। वीएन झा जी, क्या आपको लगता है कि चाइना भारत के लिए थ्रेट है या भारत चाइना के लिए थ्रेट है? दोनों चीज़ अभी है कि अभी तक तो हम कह रहे थे कि नहीं, चाइना जो है भारत के लिए थ्रेट है, लेकिन मुझे लगता है कि चाइना जो चीज़ हासिल करना चाहता है उसके रास्ते में भारत ही सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत सबसे बड़ा रोड़ा जो है, या दुश्मन नंबर 1 जो है, चाइना का दुश्मन नंबर 1 भी भारत कह सकते हैं कि नहीं? मैं आपकी दृष्टि से जानना चाहता हूँ। मुकेश जी, आप लोग आपने अपनी स्टोरी शुरू की है जॉर्ज फर्नांडिस की का कथन की, उनका दृष्टिकोण लेके। लेकिन जब मैंने 1974 में मिलिट्री कॉलेज ज्वाइन किया था तो उन्हीं दिनों में हमारी जो दृष्टि थी बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें टू फ्रंट को हमेशा साथ में लेके चलना है। और चाइना अगर 62 में वो बहुत बड़ा थ्रेट था, हमारे ऊपर में आक्रमण किया था, तो आज के दिन भी, मैं 1974 की बात कर रहा हूँ, तत्कालीन भी चाइना हमारा जो था वो या तो उसका दुश्मन कह लीजिए या एडवर्सरी कह लीजिए, जो भी संज्ञा देना है वो दे लीजिए, लेकिन उसको वही मान के चलना हुआ कि वो आपके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हम कहीं न कहीं थोड़े से इनकंसिस्टेंट, इनडिफरेंट होते गए चाइनीज थ्रेट को लेके। क्योंकि हुआ क्या था कि जो चाइना का जो अपना डेवलपमेंट प्लान था अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे वो अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता गया। यहाँ तक कि जो उसका जिंजियांग वाला एरिया है, कास्कर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ तक का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर राइट ऑल अक्रॉस इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसमें बनाता चला गया। और हम लोग बैठे रहे ये सोच के कि अगर हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइनीज अपना टैंक लेके हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये कैसी विकृत मानसिकता थी। और ये जो चीजें थी ये यही खत्म नहीं हुई है, ये इसका जो प्रोपोर्शंस था वो हर तरफ में आपको दिख रहा है कि चाइनीज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अपना जो वॉर मशीन है, चाहे टैंक हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे नेवल फोर्सेस हो। नेवल फोर्सेस में आज चाइनीज की जो नंबर है वो अब अमेरिका से भी ज्यादा है। तो ये सब चाइना करता गया और हम कहीं न कहीं एक इंडिफरेंस के स्थिति में रहते गए कि नहीं, हम जो है हम अपने आप को सुरक्षा में करने लग गए। और यहाँ तक कि जो एक डिफेंस का जो प्रिंसिपल होता है, जो मैं नेशनल डिफेंस की बात कर रहा हूँ,
आप कभी भी पैसिव डिफेंस में अपने बॉर्डर का रक्षा नहीं कर सकते। ये बिल्कुल। थंब रूल है कि अगर आपके ऊपर में हमला हो रहा है, तब अगर आप अपने आप को संभालना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। बी प्रोएक्टिव इन द डिफेंस, ये पहला लाइन ऑफ थॉट है। लेकिन हमने कहीं देखा, आपने देखा था कि हमारा अक्षय चीन गया। हमारा जो नदन एरिया का जो सारा था वो इसीलिए गया क्योंकि हमारे वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी जो थे कुछ नहीं थे। वो कहीं पे 60 लोग थे, कहीं पे 65 लोग थे, और वो लोग सब खत्म कर दिए गए। और यही कारण था कि अक्षय चीन आज के दिन में, आज के दिन नहीं, मतलब मैं 50s की बात कर रहा हूँ, जी। तभी से अक्षय चीन उनके पास में है, और भी बहुत सारे एरिया उनके पास में चले गए हैं। तो ये आज की वास्तविकता है। अब जबकि पिछले लगभग 10 साल से मिलिट्री का जो मॉडर्नाइजेशन है वो शुरू हुआ है, आपके दृष्टिकोण बदली है कि हम इंट्रूजन को बर्दाश्त नहीं करेंगे नदन बॉर्डर पे भी, तो वो हो रहा है। लेकिन आज के दिन भी चूंकि ये जो एरिया है बहुत लंबा एरिया है नदन बॉर्डर का, इसमें हमारी एक्टिव सर्विलेंस या रिकनेसेंस वो नहीं है। इसके चलते आज के दिन भी कहीं ना कहीं चाइनीज बॉर्डर, चाइनीज पीएलए जो है वो अंदर आती है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 दिन 10 दिन रह के चली जाती है। पहले ये बहुत अक्सर होता था, आज के दिन में कम होता है। लेकिन ये चैलेंजेस बिल्कुल। अभी भी है। तो जैसे अभी बात हमारी आगे बढ़ेगी, हम और बात करेंगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि हमारे दृष्टिकोण ज्यादा चाइना के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल चाइना बिल्कुल, और सारे चाइना तरफ दुश्मन से नंबर 1 है, ये मान के चलना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति जो है उसी तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए। विदु रावल जी हमारे साथ हैं, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता धर्मेश जी हैं वो भी जुड़ गए हैं, और अर्थशास्त्री, ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत है। और विदु जी के पास आना चाहूँगा। विदु जी, अभी जो स्थिति है, अभी जो चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है हमारे देश का, इसमें कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक, या कहें जो हमारी जो रणनीति रही है शुरुआती दौर में, वो भी कहीं ना कहीं जो है इसमें आड़े आई है। क्योंकि एक, अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यता की जो बात थी भारत की, वो भारत ने अपने पाले से उठा करके आराम से चीन के हाथ में दे दिया। ये रणनीतिक भूल आप कह सकते हैं उसको। क्या आपको लगता है कि यह एक वजह, ये जो राजनीतिक भूल थी आपकी या राजनीतिक चूक थी आपकी, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि आज ये दुश्मन आपका बड़ा होता जा रहा है और आपकी चुनौती बढ़ती जा रही है? मुकेश जी, आपको नमस्कार, और आपके नमस्कार। माध्यम से सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक जी, ठाक आ बहुत रही है अच्छे से आ आपके रही है। जी पास। जी। मुकेश जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आपने केवल एक इवेंट बताया। ये जो 50 के दशक की हमारी जो 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 ब्लंडर्स नेहरू साहब ने किए हुए हैं, उन ब्लंडर्स का कोई पैरेलल नहीं हो सकता। एक बफर स्टेट हमारे बीच में, हमारे और चीन के बीच में एक बफर स्टेट तिब्बत था, एक नेचुरल बफर के तौर पर काम करता था। वैसे भी चीन का अपनी वेस्टर्न साइड पर बहुत ज्यादा कोई रुचि नहीं थी, लेकिन तिब्बत को जिस प्रकार से, तिब्बत जहां पर डाक भी जो है, भारतीय डाक व्यवस्था चलती थी, जो उनकी सैन्य व्यवस्था थी, यहां तक कि पुलिस फोर्स भी जो है ब्रिटिश इंडिया की फोर्सेस किया करती थी। 1911 और 1912 में समझौते हुए हैं। किस प्रकार से उसको थाली में परोसकर 1950 में तिब्बत में पहले एक शब्द के नाम पर जो है दे दिया गया। वो शब्द जो है खूब चलता ही है, आपने खूब पुस्तकों में पढ़ा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई कि उसके बाद जो आपने पंचशील समझौते की, उन समझौतों में आपने तिब्बत को मान लिया कि वो चीन का पार्ट है। जब जैसे ही आपने तिब्बत को चीन का पार्ट माना, वैसे ही उन्होंने जो है ये जो G205 का जो हाईवे है, जो एक्साई चीन के बीचों बीच से होते हुए उनके शिनजांग प्रांत में जाता है, ये उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और लगभग 1955 से ही नेहरू साहब को अलग अलग फोर्सेस जो है, अलग अलग एजेंसीज बताती रही कि चीन जो है वो जो एक सड़क बना रहा है, एक्साई चीन के बीच में सड़क बना रहा है, लेकिन बार बार उसको खारिज कर देना, जनरल थिमैया को अपमान करना, ये सब जो इतिहास में लिखा हुआ है। और यूएन की जो एक परमानेंट सीट थी हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी थाली में परोस के दे देना, ये भी है। लेकिन एक तिब्बत का जो अस्तित्व जो है नेहरू साहब ने खत्म किया। नेहरू वो जो कि अपने आप को प्रस्थापित करते थे कि सभी दीन दुखियारों का कोई नेता है तो वो नेहरू हैं। तो वो व्यक्ति जो है चीन की विस्तारवादी नीति के अंदर किस प्रकार से फंस गया और मासूम तिब्बतों को उन्होंने किस प्रकार से निगलने दिया। यही नहीं, जब 1950 के अंदर जब चीनी सैनिक जो हैं
लासा तक पहुंच गए थे, उस समय जो है कोमोंडो का जो युद्ध था, उस युद्ध के अंदर भारत ने चीनी सैनिकों को तिब्बतियों पर नरसंहार करने के लिए 30,000 मैट्रिक टन चावल खिलाए। यानी हमारे तवांग से जो है चावल गए कि तिब्बतों को का कत्ल कर पाए। तो ये कोई अहिंसावादी तो नहीं थे नेहरू साहब का रूप, लेकिन खुद को वर्ल्ड स्टेज में नोबेल पता नहीं कौन सा पुरस्कार वो लेना चाहते थे भारत की कीमत पर। इसका खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। चीन की जहां तक आप बात करते हैं, चीन के प्रति हमारा एक हैंगओवर है। मुकेश जी, ये बात कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। चीन के प्रति हमारा 1962 का हैंगओवर है। चीन को जब हम देखते हैं तो 1962 के भारत के और तब के चीन या आज के चीन के रूप में देखते हैं। लेकिन ये ध्यान करना पड़ेगा, ये आज 1962 का भारत नहीं है। ये वो भारत नहीं है जहां 1962 में भी भारतीय सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े थे। ये तो हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो था वो बुद्धिहीन था। किस प्रकार से हमारा दुर्भाग्य था कि नेहरू साहब हमारे और वीएन कृष्ण मेनन जो है हमारे राजनीतिक नेतृत्व में खड़े थे। नहीं तो उस युद्ध में भी हमारे सैनिक बिना जूतों के जो है नाको चने चबवा देते। किस प्रकार से हमने देखा है। आज का जो चीन है वो बैटल हार्डन नहीं है, वो डरता है युद्धों से। आप चीन का इतिहास भी उठाकर देखेंगे बिल्कुल तो एक छोटा सा जापान जो है, जब कभी मंचूरिया में और कभी अन्य जगह पर, वो लगातार चीन को पीटता रहा है। सदियों का पीटने का इतिहास है चीन का। चीन को आप बहुत बहादुर ना माने। और चीन का आखिरी युद्ध कब हुआ था? हम तो ये इस्लामिक आतंकवाद और जिहादियों से रोज ही झगड़ रहे हैं। हमें तो रोज झगड़ना पड़ रहा है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत चीन के लिए कब लड़ना पड़ा था? हाँ, मैंने इसीलिए बिल्कुल विदु जी, मैंने इसलिए कहा कि भारत जो है चीन के लिए थ्रेट है या चीन भारत के लिए थ्रेट है, ये भी सोचना पड़ेगा। मैं केवल एक सेंटेंस और कहना चाहता हूं, केवल एक सेंटेंस। देखिए 2014 के बाद से जो है परिदृश्य बदल चुका है। एक टेक्टोनिक शिफ्ट जो है हम देखते हैं, सिस्मिक जो हमारे भारत का जो है रूप बदल चुका है। और इसको मैं बिल्कुल, मुझसे पूर्व के वक्ता ने बड़े अच्छे से बात को बताया, सिद्धार्थ जी ने, कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका अगला एक स्टेप हो चुका है। अब तक 14 से अब तक भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरे दुनिया में प्रेम प्यार मिल रहा था, एक सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में प्रेम प्यार मिल रहा था। हम चौथी आर्थिक महाशक्ति बने, हमारे दुनिया को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब हमने योग जैसे अपने एक सांस्कृतिक विषय को उन 171 देशों में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को तकलीफ दी है। भारत को एक सैन्य महाशक्ति के तौर पर दुनिया हजम नहीं कर पा रही है। और इसका आपको आगे जो है अब लेकिन हम बन चुके हैं। हमने ये एक तरह से जो अपने मिसाइलों का परीक्षण जो है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में करके दिखा दिया। इस समय दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है कि आर्थिक महाशक्ति भारत बन चुका। भारत सांस्कृतिक महाशक्ति पहले से ही रहा है और अब एक सैन्य महाशक्ति, एक रोबस्ट मिलिट्री फोर्स जिसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी जो है कंपन पैदा करती है दुनिया के अंदर। इसके बाद जो मुझे लगता नहीं कि कोई स्थान बच जाता है कहीं और दूसरे के लिए। और मैं फिर से कहूंगा कि हमारी नीति ना चीन के लिए ना पाकिस्तान के लिए, एक सशक्त भारत जो दुनिया के अंदर जो एक आध्यात्म का केंद्र बनता रहे और दुनिया को सही रास्ते पर जो है खड़ा रखे। हम विश्व विजेता नहीं बनना चाहते, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। दुनिया को सत्य और धर्म और इसकी शुरुआत जहां से होनी चाहिए थी वहां पे लगता है कि शुरुआत जो है उस तरीके से नहीं हुई। और उसके लिए जो कांग्रेस को अब जिम्मेदार ठहराने और जो इतिहास रहा है हमारे, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं नेहरू खासतौर पे जो है उनको जिम्मेदार ठहराया जाता है। धर्मेश जी हमारे साथ हैं। धर्मेश जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से चीन को आज नंबर 1 दुश्मन बताया जा रहा है और नंबर 1 है भी हमारा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती जो कांग्रेस की सरकार रही है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर सही रास्ते पर रहती उस समय तो शायद ये जो चीज़ें जो है स्थिति बदल सकती थी? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें पहले। धर्मेश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सॉरी हाँ, अब आ रही है। सबसे पहले बहुत सर बुलाने के लिए, और मैं अपने जो बीजेपी के मित्रों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा ऐसे पढ़ा है चीन के ऊपर कि वो निबंध वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं सर, उस टाइम नेहरू जी ने ये किया, उस टाइम उन्होंने ये किया। हर देश में हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कभी कभी किस तरह रिएक्ट करते हैं, कभी वो गलत हो जाता है, कभी वो सही हो जाता है। और आपको पता है नेहरू जी को जब ये रियलाइज हुआ कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने वाकई में माना ये चीज, और वो उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, इतने वो बीमार हो गए। लेकिन मेरा ये कहना है, आज आपका जो टॉपिक है ना सर डिबेट का, ये एक्चुअली पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा एक स्ट्रेटेजिक डिबेट होना चाहिए। मैं कहां कह रहा हूं जो पॉलिटिकल बना दीजिए आप। बनाने की मेरा सिर्फ ये कहना कि आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हाँ, चाइना हमारे लिए थ्रेट नहीं है।
आप एक बात समझिए, हम चाइना के लिए थ्रेट हैं। और इस रिपोर्ट की आप टाइमिंग को देखिए, जो अमेरिका से ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की टाइमिंग, ऐसा तो नहीं कि रिपोर्ट 2 दिन पहले बनी है, ठीक है, ये रिपोर्ट तो ऑलरेडी तैयार हो गई होगी 6 महीने या साल भर पहले या 4 महीने पहले। लेकिन जब हमारे देश की सेना ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान को ये दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, तो चाइना को एक बात समझ में आ गई कि अब भारत जो है ना वो उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, और हमारे लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है। और उसी टाइम अमेरिका को भी ये लगा कि अगर भारत पाकिस्तान के चक्कर में उलझ गया तो चाइना जो है वो अपनी तरफ से उसको अलाइन करने की कोशिश करेगा और रशिया को अपने साथ लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि रशिया को आप जानते हैं इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो ये जो टेररिफ और टेररिज्म का जो शगुफा छेड़ा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये रिपोर्ट लाकर, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि अब आप हमारी तरफ अलाइन हो जाइए, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अपने अमेरिका के इंटरेस्ट में, और वो जानता है कि भारत अब मेरे लिए बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान, अमेरिका को ये समझ में आ गया कि जैसे ही हमने पाकिस्तान को आईएमएफ का लोन अप्रूव कराया, वो उस पैसे को लेके चाइना के पास पहुंच गया और चाइना को बोला कि अब मुझे आप ऐसे हथियार दो जिससे मैं भारत से लड़ सकूं। और आप एक बात समझिए कि रशिया से बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाइना को भी जाती है, नॉर्थ कोरिया को भी जाती है, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि अभी रशियन टेक्नोलॉजी चाइना को मिलेगी, वो वापस से उसी को वो करेगा। लेकिन मेरा सबसे जो इस बात पे जो सबसे बड़ा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमने तुर्की के साथ संबंध खत्म कर दिए कि हम उनके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, हमने अजरबैजान के साथ संबंध खत्म कर दिया, उनके साथ व्यापार, लेकिन हमने चाइना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करा है। जबकि ये हम जानते हैं कि चाइना सबसे बड़ा समर्थक है पाकिस्तान का, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को समर्थन देता है। मेरा सिर्फ सरकार से ये समझना है और अपने बीजेपी के प्रवक्ता से ये समझना है कि सरकार ने ऐसा क्या स्टैंड लिया है चाइना को आइसोलेट करने का। मुझे नहीं लगता हम चाइना को किसी भी तरह से आइसोलेट कर पा रहे हैं। उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर कहता बिल्कुल है सही कि पॉइंट उठाया आपने, ये हम जवाब प्रोटेक्ट लेंगे इससे। मैं बिल्कुल सही कहा आपने, इस पे भी चर्चा मेरा करेंगे ये आप। पॉइंट है कि देखिए बिल्कुल। पाक देखिए नहीं नहीं, ठीक है, ये सवाल मैं भी, आप नहीं पूछते तो मैं पूछता, ये सवाल बड़ा वाजिब है और ये सवाल तो मैं पूछूंगा। मैं बस एक मिनट और आपका लेना चाहूंगा कि देखिए शिमला समझौता जब पाकिस्तान ने सस्पेंड किया ना, उसका मतलब ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो अब हमारी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल अब इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं रहा। इसका मतलब उससे इनडायरेक्टली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ये बोल के हटा लिया कि अभी हमारा पार्ट नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा, देखिए आप पाकिस्तान, चाइना का जो है ना इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है, उसके बाद तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ करने के लिए बचा नहीं, तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। वो चाबार पोर्ट तक और पता नहीं कहां का गादर पोर्ट तक जाना चाहता है। मेरा सिर्फ सरकार से और अपने बीजेपी प्रत्याशी से ये निवेदन है कि वो हमें ये बताएं कि भारत ने ऐसा कौन सा स्टैंड लिया है सरकार ने कि हम चाइना को आइसोलेट करें, जैसे कि चाइना थोड़ा वीक पड़े। और आपको पता है हम तो देखिए ठीक है सर हो गया। एक ही बात जो है बार बार आ रही है। मैं आपने जो कहा, मैं वो सवाल विदु जी भी सुन रहे हैं, सिद्धार्थ दवे जी भी सुन रहे हैं, वीएन झा जी भी सुन रहे हैं, वो बताएंगे आपको। मैं आकाश जिंदल जी के पास जाना चाहूँगा। आकाश जी, यह जो लड़ाई है और यह जो हम चाइना दुश्मन नंबर 1 हम कह रहे हैं, ये किस तरीके, क्या सैन्य दृष्टि से नंबर 1 है या आर्थिक दृष्टि से, जो ये वर्ल्ड बाजार, ये पूरा खेल तो बाजार पे नियंत्रण के लिए है, तो उस दृष्टि से चाइना नंबर 1 दुश्मन है या भारत दुश्मन नंबर 1 है चाइना का? मुकेश जी, आपने बहुत बढ़िया लाइन इस्तेमाल की है। सारा का सारा खेल बाजार के ऊपर कब्जे का है। बात वहीं आ जाती है मित्र, जो चीज दर्शाती है कि आप हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं, चीज को उस तरीके से पिक करते हैं। बात वही है। आज चाइना हिंदुस्तान से घबराया हुआ। घबराहट किस चीज की है? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी, जो अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ, बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ाई हुई। चाइना आज डिफ्लेशन का शिकार है। हिंदुस्तान तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। आने वाले 2 साल में मोदी सरकार की जो पॉलिसी रही है उसकी वजह से 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। बट चाइना लड़खड़ाया हुआ है। चाइना का, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं, डिफ्लेशन का शिकार है, यानी चीजों के दाम कम हो रहे हैं। और ये खुशी की नहीं है, रोने की बात है, क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार जाके सामान खरीद सके। वहां डेट क्राइसिस है, वहां रियल एस्टेट क्राइसिस है। कई जी वहां पे गोस्ट टाउन बन चुके हैं, भूतिया शहर बन चुके हैं। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेरे कांग्रेस वाले भी तो बात कर रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना उल्टा पड़ा है चाइना को कि उन भूतिया शहरों में जाके रहने को कोई नहीं। तो चाइना को घबराहट हो रही है कि हिंदुस्तान ग्रो करता जा रहा है, हिंदुस्तान तरक्की करता जा रहा है और चाइना की इकोनॉमी कर्ज में जाती जा रही है। चाइना ने पूरी की पूरी इकोनॉमी अपनी स्ट्रक्चर की किसी के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और आज जब प्रोटेक्शनिज्म का दौर चला है तो चाइना को समझ नहीं आ रही। चाइना ने ये भी सोचा कि क्या मैं यूएस छोड़ के बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूं, लेकिन वहां भी उसकी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अब तक उसकी प्रोडक्शन थी यूएस सेंट्रिक। अब वही चीजें यूरोप को या बाकी इकोनॉमीज को सूट नहीं कर सकती। तो चाइना को, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी चीज वही है जो पड़ोसियों में होती है, दोस्तों में होती है, रिश्तेदारों में होती है, चलन। हिंदुस्तान की तरक्की से चलन है, तकलीफ है। उसे दिख रहा है कि हिंदुस्तान
मोदी सरकार के अंदर ग्रो करता जा रहा है, जबकि चाइना को सामने ग्रोथ के बहुत बड़े रोड ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अब क्या होगा? अब चाइना, जो OBOR की बात हो रही थी, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, वहां भी चाइना का पैसा पूरी तरह से फंस चुका है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और बहुत सी कंट्रीज में द मनी इज वेरी वेरी बैडली स्टक। तो चाइना को वो पैसा भी अपना ना निकलता हुआ दिख रहा है, ना उस पर रिकवरी दिख रही है। तो ऐसे में जब कोई बहुत बुरी तरह बनाया होता है, चला होता है, ईर्ष्या का शिकार होता है, तो जाहिर सी बात है कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। आज से 3 साल पहले बिल्कुल ठीक कहा आपने आकाश जी, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ दवे जी के पास मैं वापस जाना चाहूँगा। सिद्धार्थ जी, जिस तरीके से हम लोग मान रहे हैं, हम लोग जितने भी पैनलिस्ट हैं सब ये मान रहे हैं कि हाँ चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन इसको टैकल करने के लिए किस तरह से, जैसे धर्मेंद्र शर्मा जी ने कहा कि पूछा है सवाल कि हम कर क्या रहे हैं, चाइना को आइसोलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाजिब सवाल है। इसका जवाब नहीं, मैं कहूँगा इसमें आप लोग अपनी दृष्टि रखें। जी जी बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। और सबसे पहला तो ध्यान में आता है कि जब G20 लास्ट जिसको भारत ने चेयर किया था, और तभी IMEC की बात हुई और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जैसे कि अभी जो हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने कहा कि एंड ही इज राइट, 10-11 साल हो गए हैं वो फंसा हुआ है चाइना, उसका जो CPEC का कॉरिडोर है, और आने वाले वर्षों में जब बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, तो ये IMEC जो है इसकी फलश्रुति होता हुआ हम देखेंगे। किंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाटएवर जो भी हुआ है 2014 के बाद वो एब्सोल्यूट है, परिपूर्ण है, किंतु जो डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को अपग्रेड किया गया है, पासीघाट में चुका फ्रंटियर रोड बनाया गया है जी, सीमा पे। हाँ, तो जी जीरो में भी, तो ये सब कुछ है। हम पहले जब जाते थे तो सुनते थे कि वहां पे रेलवेज भी नहीं है, किंतु अब वहां पे मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड एक पूरा रेलवे का नेटवर्क वहां पे हुआ है। सिवोक रांगपो एक रेल प्रोजेक्ट है जो चीन सीमा के करीब है और तेजी से वो निर्माणाधीन है, सिक्किम में है ये। तो इस तरह से काफी सारे बहुत मैसिव स्केल पे हुए हैं। और जैसे अभी हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में हुआ, तो वो कोई एकदम से स्नैप ऑफ में डिसीजन नहीं लिया गया, उसकी तैयारी जो है 2016 से शुरू हो चुकी थी। तो ये आई थिंक लीडरशिप यूनिक है, वो बहुत पहले कई चीजों को एंटिसिपेट करती है और उस पर काम शुरू कर देती है। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में जो है, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी टनल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत कुछ किया गया है जो पिछले 10-11 सालों में, जो इसके पहले का अगर हम कंपेयर करें तो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। और जहां पे इकोनॉमिक्स की बात बंसर जी ने बताई, तो उसी का मैं शायद एक ऐड करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ सी चेंज। उसमें क्या दिखा कि जो चाइनीज मेड ड्रोन्स हैं, चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी की पूरी फ्लॉप हुई। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 10th में सीज फायर हुआ, और उसी के बाद हम क्या सुनने में आता है, न्यूज में क्या आता है, काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज ने अपने जो बल्क ऑर्डर्स हैं अफ्रीका से, वो कैंसिल करने की शुरुआत कर दी। और इसी के विपरीत ब्रह्मोस की सफलता को देखकर अभी हम फिलीपींस is one of our biggest this thing, but आने वाले वर्षों में हो सकता है ताइवान को दे, इंडोनेशिया इज ऑल्सो इन द लाइन, साउथ अफ्रीका, और अगेन काफी सारे अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो कुल मिला के जो इवन डिफेंस सेक्टर है, जिसमें प्राइवेट डिफेंस प्लेयर्स हैं, जो काफी सारे ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी बहुत बड़ा पुश ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं से मिला है। और ये ऑपरेशन सिंदूर से नहीं हुआ है, ये पूरी जो कवायद है, पूरी जो एक्सरसाइज है, वो आत्मनिर्भर भारत, और कई लोगों को बड़ा क्लीशे स्टेटमेंट लग सकता है, किंतु जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो सिपह सलार हैं, तो वो जो जिस तरह से काम करते, जितनी मेहनत से। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ईशान प्रदेश की, पूर्वांचल की, कुछ दिनों पहले ही न्यूज में आया NSA अजीत डोभाल और अंबानी और अडानी, ये तीनों का मिलना, तीनों के कुछ ईशान प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो आने वाला वक्त बताएगा, किंतु ये चीजों को एंटिसिपेट कर लिया गया है। और वहां पे जो कुछ हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा हम कुछ बड़ा होने वाला है। हम और बड़ी आर्थिक शक्ति जो है वो बनने वाले हैं। मिला के
आने वाले वर्ष जो होंगे वो हम सबके लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, उसको देखना, ऑब्जर्व करना भी, कि जिस तरह से चीज घट रही है, हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना जो है, जैसे बंसल जी भी बता रहे थे, कि बहुत तरह से डरा हुआ है और उसकी इकोनॉमी जो है स्टैगफ्लेशन पूरी तरह से शिथिल हो चुकी है। भारत उसकी कंपैरिजन में एक युवा देश है, डेमोक्रेसी है, वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड आल्सो। तो कुल मिला बिल्कुल। के और सबसे स्थिति बड़ी जो है हमारी आने वाले सोच वर्षों में विश्व पे कब्जा करने की हमारी सोच नहीं है। हम अपने पड़ोसियों को कब्जा करने की सोच हमारी नहीं है। हम अपनी तरक्की पे बात करते हैं, हम अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसीलिए भारत जो है दूसरे अन्य देशों से, पड़ोसियों से जो है वो अलग है। विदु रावल जी के पास जाऊँगा। विदु जी, लेकिन जो सवाल हमने पूछा था दवे जी से, दवे जी ने बताया, लेकिन लगता है एग्जैक्टली जो धर्मेश शर्मा जी सुनना चाह रहे हैं वो शायद उन्होंने नहीं बताया। मैं चाहूँगा विदु जी आप बताएं कि आखिर चीन को रोकने के लिए, क्योंकि चाइनीज़ सामान हमारे यहाँ अभी भी है, चाइनीज़ सामान का एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे यहाँ अभी भी है। हमने सीधे तौर पे बैन चाइना को अभी नहीं किया है। तो आइसोलेट अगर चाइना को जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपने दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? अगर हम आपको दुश्मन नंबर 1 अगर हम मानते हैं, हालांकि ये अमेरिका की रिपोर्ट है, अभी भारत ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि दुश्मन नंबर 1 चाइना हमारा है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो इस रिपोर्ट के आधार पर चाइना को आइसोलेट करने के लिए भारत क्या कर रहा है? देखिए, आइसोलेट करने के आइसोलेट स्टेप्स में होता है, और केवल भारत ही नहीं, अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 साल से पूरा विश्व जो है चीन को नंबर 1 दुश्मन मान रहा है, नंबर 1 शत्रु मान रहा है। जिस रूस की बात कर रहे हैं, रूस भी चीन पर भरोसा नहीं करता है। दोनों ही एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस हैं, ध्यान कीजिए, दोनों विस्तारवादी ताकतें हैं, दोनों ही अपने नक्शे से संतुष्ट नहीं है, दोनों ही अपने नक्शे में कोई मंगोलिया जोड़ना चाहता है, कोई जापान तक, कोरिया तक पहुंचना चाहता है। तो अभी हम जिन स्थिति में, उसको समझना आवश्यक होगा। हालांकि मैं फिर से जो है थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं ये जाऊंगा कि किस प्रकार से 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब चीन की स्थिति क्या थी। चीन एक बेहद जर्जर स्थिति में था। चीन के अंदर अराजकता थी, भुखमरी थी, गृह युद्ध चल रहा था 1950 तक, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जब कब्जा किया चीन पर, तब 1950 में। उससे पहले तक जो है चीन में तो जबरदस्त भुखमरी चल रही थी, लेकिन हमने किस प्रकार से चीन को आगे निकलने लिया। अब दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करें, चीन जो कि कम्युनिस्ट ताकत थी, कम्युनिस्ट चीन जो है वो ओपन इकोनॉमी शुरू करता है 1978 में, और भारत जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर जो स्टैब्लिश हुआ था, वहां पर नेहरूवियन सोशलिज्म जो है, नेहरूवियन समाजवाद चलता है 1991 तक। हम अपनी इकोनॉमी को बंद कर रहे थे जब चीन अपने आप को वैश्विक औद्योगिक एक महाशक्ति के तौर पर। जिंदल जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा जी। मैं पूरी कर लूं जी एक बार, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मैंने उठाया है यहाँ पर। जब चीन दुनिया की फैक्ट्री बन रहा था 1978 में, हम उस समय जो है इंदिरा जी ने बैंकों का सरकारीकरण कर लिया, इसका जश्न मना रहे थे। हम याद करें किस तरह की भूलें हुई हैं। और 1991 में भी जब सोना गिरवी रखा, उसने मजबूर किया, जब हमें दुनिया ने डंडा दिखाकर कहा कि बाजार खोलो या बर्बाद हो जाओ, तब उस स्थिति में हमने अपना बाजार खोला, और बाजार खोलने के रिजल्ट्स तुरंत आने लग गए। और ये पिछले 10 साल में जिस प्रकार से हमने जीएसटी जैसे आर्थिक सुधार किए हैं, हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन क्रांति जो है, दुनिया के हब बन चुके हैं हम लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम माइल्स आगे चले हैं। आकाश जिंदल जी इसको बताते रहते हैं डिबेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना आगे हम चल पड़े हैं। हमने किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हमारे तो 2012 में रक्षा मंत्री, तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने खड़े होकर कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में और उत्तर में सड़कें इसलिए नहीं बनाते कि चीन उन सड़कों का उपयोग करके दिल्ली ना आ जाए। इस प्रकार से हम लोग जो हैं, आज देखिए चीन के पास क्या था, चीन के पास एक चीप लेबर थी, और दुनिया के आलसी जो देश थे, आलसी जिनकी पॉपुलेशन है, वो जाकर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। हम तो उनको साथ साथ मल्टी स्पीकर पॉपुलेशन, मल्टी लैंग्वेज स्पीकिंग पॉपुलेशन भी दे रहे हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे रहे हैं। मुकेश जी, कोई दुनिया की ताकत भारत को नहीं रोक सकती, केवल भारत की जनता अगर बिल्कुल सही कहा। हमारे पास, मैं खत्म कर रहा हूं मुकेश जी, ये केवल 5 सेकंड दी, केवल 5 सेकंड में, अगर हमसे कोई चूक ना हो जाए, अगर हम किसी नेहरूवियन को दोबारा अपने सिर पर आकर ना बिठा दे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। दुनिया के अंदर विश्व बनने से और विश्व गुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। VN झा जी के पास जाएंगे, उसके बाद तुरंत अर्थशास्त्री हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े हुए कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनके पास जाएंगे। VN झा जी, एक जो ऑल वेदर फ्रेंड हमारा रूस है, रूस के साथ चीन की जो यारी बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो यारी है ये भारत को चिंता करनी चाहिए इस दोस्ती के लिए? मुकेश जी, मैं रूस और चीन के पास में बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पैनलिस्ट से, और खास करके अपने बीजेपी दोस्त से,
देखिए, नेहरू बैशिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नेहरू ने जो गलती की थी वो बहुत पुरानी गलती थी। आज के दिन में हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, और आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं, उन गलतियों से हम क्या सीख ले सकते हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसको लेके बढ़ना चाहिए। तो देखिए, नेहरू ने जो गलती की बैशिंग, आज के दिन में मेरे ख्याल से शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस दौर पे हैं कि हम आज विश्व के चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारे पास में आज आत्मनिर्भर का प्लान है। और मुकेश जी, जब ये 2020 में जब ये शुरू हुआ था गलवान, आप याद कीजिए, उसके ठीक 2 महीना पहले हमारे यहाँ पे बजट पेश हुआ था, और पहले ही बजट में 2020 के बजट में पहली बार आत्मनिर्भर प्लान लाया गया था। तो जो गलवान हुआ था, क्या उसमें चीन थोड़ा सा पर्टर्ब था कि हमारे पास में अब आत्मनिर्भरता का प्लान आ रहा है? जब डोकलाम हुआ था, तो क्या चीन पर्टर्ब था कि हमारे पास में MSF आई हुई? आप लोगों में से किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि चीन आज के दिन में कोई दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करेगा। MSF मतलब माउंटेन स्ट्राइक फोर्स, जिसकी की डिमांड लगभग 3 दशक पहले से चली आ रही थी। पिछले सरकारों ने उसको नहीं देखा, मोदी जी ने उसको देखा था, और उसको 2017-2018 में उसको लागू किया, और तब से चीन काफी घेरे में है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डरा हुआ है या पकड़ाया हुआ है। देखिए, न तो चीन बखलाया हुआ है। एक चीज तो बीएन आप कह सकते हैं ना, हम लोग ये कह रहे हैं कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, और अगर हम करें जो पाकिस्तान है हमारे आसपास, पाकिस्तान से अगर तुलना करें तो उसकी तुलना में तो ये बड़ा दुश्मन है ही। बाकी किसी से हमारी सीधी लड़ाई तो है नहीं, चीन से भी हमारी कोई सीधी लड़ाई नहीं है। सीमा पे कुछ जगह जो है जहाँ सीमा लगती है वहाँ पे है, अदरवाइज चीन जो है पाकिस्तान की तुलना में तो नंबर 1 हमारा है ही दुश्मन, क्योंकि हमें केवल सीमा पे ही नहीं जूझना है, बल्कि बाजार में भी हमें चीन से ही लड़ाई है, पाकिस्तान से तो कोई लड़ाई है नहीं हमारी। मुकेश जी, बार बार हम लोग कॉशन कर रहे हैं, किसी को भी आप छोटा मत आंकिए। पाकिस्तान बहुत छोटा है, लेकिन देखिए, अगर बिच्छू आपको डंक मार लेगा तो उसे लोग बीएन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अब जिंदल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि समय की कमी है, इसलिए मैं एक बार जिंदल जी के पास वापस जाना चाहूँगा। जिंदल जी। अब पहले तो दवे साहब को बहुत प्रेम और प्यार से बताना चाहूंगा। दवे साहब बार बार मेरा नाम बंसल ले रहे हैं। मैं पूरी जिद के साथ बताना चाहूंगा, मैं आकाश जिंदल हूँ। हालांकि दवे साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। जी। दूसरी बात, चाइना आज क्लियरली इकोनॉमी को लेके डरा हुआ है। चाइना ने जिस तरीके से OBOR में पैसा फंसाया है, चाइना ने जिस तरीके से CPEC में पैसा फंसाया है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट मूव, जिसकी विदु जी बात कर रहे थे, उसकी वजह से चाइना का बहुत पैसा स्टकअप है। जबकि हिंदुस्तान डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकॉनमी है। प्रोटेक्शनिज्म के दौर में चाइना को समझ नहीं आ रहा क्या करे वो। और दूसरा, चाइना जो ताइवान के साथ छुपा खेल चल रहा था, वो भी चाइना के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। तो इसलिए चाइना कुछ गलत हरकत कर सकता है, तो हिंदुस्तान को अपनी तरफ से ध्यान रखना, कॉशन रखना बहुत बहुत जरूरी है। मस्ट बी कॉशन, क्योंकि चाइना क्या करता है और चाइनीज की फितरत क्या है वो हम भूले नहीं है। हमारी सेना के शौर्य पे हमें पूरा भरोसा है, बट साथ ही साथ कॉशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज चाइना इज कंसर्न। चाइना क्या करता है आज तक गलवान में? बिल्कुल सर, मेरे पास समय की कमी है, चूंकि ये विदु जी कुछ बोलना चाह रहे थे 5 सेकंड के लिए, मैं चाहूंगा जवाब दे दें विदु जी। एक और स्थिति दिखाना चाहता हूं, उस पर ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। वो स्थिति ये है कि अमेरिका के पतन के बाद जो है, आपको रूस और चीन के बीच में संघर्ष होता दिखेगा अगले दिनों में। नहीं, आप अभी वीएन झा जी कुछ बोल रहे थे, आप उस पे शायद बीच में आपने हाथ उठाया था, नेहरूवियन इराक लेकर कुछ बोल। जी देखिए, अभी भी नेहरूवियन फिलोसफीज के, नेहरू जी के विदेश जो उनकी नीति रही है, उनकी जो इकोनॉमिक नीति रही है, जो सुपर फ्लॉप साबित हुई, उनके टेकर्स हैं। तो मैं केवल जो हमने भूतकाल में जो गलतियां की, अगर हम उनको याद नहीं करेंगे तो उन गलतियों को दोबारा कर लेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आप उनसे सीखिए, वो गलती तो गलती है, लेकिन उससे आगे बढ़ने की बात बीएन झा जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप दोनों, मुझे किसी से असहमति नहीं है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, और समय की कमी के कारण प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। यहीं पे हमारे साथ जुड़ने के लिए सिद्धार्थ दवे जी आपका, बीएन झा जी आपका, विदु रावल जी आपका, धर्मेश शर्मा जी आपका, आकाश जिंदल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में। लेकिन अमेरिका ने जो रिपोर्ट दी है और कहा है कि चाइना भारत का दुश्मन नंबर 1 है, इस बात को मानते हैं, लेकिन चाइना को भी ये बात मानना पड़ेगा कि इस एरिया में, दक्षिण एशिया में,
चाइना को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत ही दे रहा है, और भारत से केवल सीमा पर ही चाइना की लड़ाई नहीं है, बल्कि बाजार में, विश्व के बाजार में भी है। और ये चीन के लिए चिंता का विषय है कि भारत जिस तरक्की से, जिस तेजी से आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, उससे चीन डरा हुआ है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका ये कह रहा है कि भारत का दुश्मन नंबर चीन है। लेकिन होना ये चाहिए कि आर्थिक बाजार में भारत जो है वो सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहा है चीन को, इसलिए चीन के लिए दुश्मन नंबर 1 भारत है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।